So we are continuing with the revision of Indian Contract Act 1872. कल हम क्या देख रहे थे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जिसमें क्या हमने वैलिड देखा, वॉइड देखा, वॉइडेबल देखा। वॉइडेबल मतलब क्या? Which is enforceable at the option of one party but not at the option of other or others. Illegal मतलब क्या? क्या जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जो लॉ के नजर में लीगल नहीं है। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक होता है। अनइनफोर्सेबल का मतलब होता है, सी इनफोर्सेबल का मतलब आप क्या कर पा रहे हो, इसको कंप्लीट करवा पा रहे हो, फुलफिल करवा पा रहे हो। अनइनफोर्सेबल मतलब ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम रीजन आप ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा पा रहे हो। जैसे कि सिग्नेचर, जैसे कि एक चेक है, चेक पे सिग्नेचर अनसाइंड है। जैसे कोई चेक है, उस पे लेट्स से 4 लाख का चेक है और 4 लाख के चेक पे सिग्नेचर ही नहीं है। अभी मुझे सपोज 4 लाख का चेक दिया नवनीत सर ने, ठीक है, और उस पे उनका सिग्नेचर ही नहीं है, तो और मैं वो चेक लेकर बैंक में गई, तो क्या मैं उसको रिडीम, विड्रॉ, डिपॉजिट करवा पाऊंगी? नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि देर आर सम टेक्निकल डिफेक्ट। सो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम दैट इज absent इन राइटिंग और वैलिड बाय टाइम लिमिटेशन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है। दैट इज नथिंग बट अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर है, सारे इन्फोर्सिबिलिटी के एलिमेंट्स है, टू पार्टीज है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, एग्रीमेंट है, एवरीथिंग इज देयर, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब्सेंस इन राइटिंग हो गया, या बैरिड बाय टाइम लिमिटेशन हो गया। जैसे कोई डेट होता है, हर डेट का एक एक्सपायरी पीरियड होता है, ठीक है, वो पीरियड के बाद इट इज अज्यूम्ड एज इफ वो क्या हो गया है, बैड डेट हो गया है, पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये चीजें जब आती है तब कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स। बट अगर हम ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो जैसे कि अगर सिग्नेचर नहीं है बट सिग्नेचर लेके आ जाए, तो क्या जमेगा? यस, इफ वी सॉल्व द टेक्निकल प्रॉब्लम्स देन आवर कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल, आवर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। देन है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हमने जो देखा, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, इनइनफोर्सेबल, अनइनफोर्सेबल, ये क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी था। अभी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस करना मतलब क्या करना? बोलना। इधर आप एक्सप्रेस कैसे करते हो फीलिंग, चाहे आप बोल के एक्सप्रेस करोगे या फिर आप लिख के एक्सप्रेस करोगे। जैसे बचपन में वी यूज टू डू कि क्लास में कोई क्लास टीचर वगैरह पढ़ा रहे या कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो बोलना वैसे अलाउड नहीं होता था, नहीं तो वैसे वो हाथ पे छड़ी मिलती थी। सो हम लोग क्या करते थे, व्हाट वी यूज टू डू, अपना जो नोटबुक है उसके पीछे लिख लिख के बोलते थे। So that is nothing but we are expressing our feelings. Feelings can be expressed either in words or in writing. राइटिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग, चाहे आप मेल करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी चलेगा, मतलब क्लास में बैठे बैठे नहीं। दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप किसी पार्टी के साथ डील कर रहे हो, तो चाहे वो ओरली भी हो सकता है, चाहे वर्ड में भी हो सकता है। जैसे आप गए स्टेशनरी बाय करने, स्टेशनरी खरीदने चले गए, बुक्स वगैरह खरीदने चले गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि सर हमें बुक्स चाहिए, हमें पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, जो भी है। तो आपने क्या किया? इन वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अगर लेट से आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या घर खरीदना है, तो क्या आप वो बोल के करोगे कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, वो बाय वर्ड्स प्लस राइटिंग में होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस या कैन बी इम्प्लाइड, इसे बोला जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एनी कॉन्ट्रैक्ट विच अ पार्टी एंटर्ड इनटू बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है बाय एक्शन। मतलब दोनों, मिनिमम कितने पार्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? कम से कम 2 तो चाहिए। तो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी कुछ ऐसा एक्टिविटी करे, कुछ ऐसा एक्शन करे जिससे लगेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। जैसे कि अभी आप रेस्टोरेंट चले गए, ठीक है,
आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए, तो इट इज अज्यूम्ड एज इफ आप क्या हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो चुके हो। या फिर आप बस स्टॉप पे खड़े होते हो, जो आपका जो सिटी बस से अगर कोई ट्रैवल करता होगा तो बस स्टॉप पे खड़े होते हो, आपकी जो बस पे नाम लिखे होते हैं कहाँ पहुंचाने वाली है, तो आपकी जो डिसाइडेड डेस्टिनेशन वाली बस आ गई तो आप डायरेक्टली जाके उसमें क्या करते हो, बैठ जाते हो। तो बाय योर एक्शन, बाय योर इम्प्लीकेशन, ऐसा दिखता है कि आप क्या हो गए हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। जैसे पेट्रोल अगर गाड़ी में भरवाना है तो आप पेट्रोल पंप की लाइन में क्यू में लग जाते हो, तो क्यू में लग जाना इज अल्टीमेटली व्हाट, you got entered into contract or you want to form a contract with the another party. That is nothing but implied, implied contract came into existence by our implication. Implication का मतलब होता है action, activity. Tacit contract is also part and parcel of implied contract only. मतलब tacit contract भी ऐसा रहेगा कि by our action, हमारे एक्शन से, इम्प्लीकेशन से हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, बट विथ मशीन। जैसे कि आपको एटीएम मशीन में से पैसे विड्रॉ करना है, अभी आप कार्ड लेकर जाओगे, मशीन एटीएम रूम में जाओगे, आप क्या मशीन से बातें करोगे, हाय हेलो कैसी है, बहुत दिन से नहीं मिले, नहीं, डायरेक्टली यू विल इंसर्ट द कार्ड इन द मशीन एंड you will withdraw the money, right? You will withdraw the money. So by your action, by going to the ATM, you entered into contract. या ऐसे लग रहा है एज इफ आपने आपके इम्प्लीकेशन से कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर लिया है, एंटर कर लिया है। दैट इज नथिंग बट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। सी, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी एक टाइप का इम्प्लाइड ही होता है, बाय आवर एक्शन ही होता है, बट स्पेसिफिकली टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि वो एक मशीन के साथ हम इनकर करते हैं इसके लिए। जैसे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन आप में आप कॉइन डालते हो और आपका वेट मेजर करते हो, दैट विल बी नथिंग बट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। वो आयुष क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको सुन, बाद में तू सेल्फ स्टडी कर ले। अभी क्या बोला मैंने आयुष, किस बारे में बोल रही हूँ? अच्छा, पढ़ने में इतना ज्यादा एनग्रॉस्ड है कि मैं क्या बोल रही हूँ वो भी नहीं पता। पढ़ो तुम लोग, लेकिन घर पे, यहाँ पे जो सिखा रही हूँ उस पे ध्यान दो, तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। शायद घर पे ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक है कॉसी, एक है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड का पार्ट एंड पार्सल है? हाँ। एक है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता होगा यूनिट 6 के बाद में आने के बाद भी आपको पता होगा। कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बोलती हूँ। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, रैंडमली अगर किसी को कोई रास्ते में पड़ी चीज मिल जाए और उसने वो उठा ली, ये इंटेंशन से कि वो ट्रू ओनर को क्या करना है, वापस देना है, तो उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे। दैट ऑब्लिगेशन विल बी नथिंग बट कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जैसे कि प्रसाद को क्लास में आते आते किसी का फोन मिल गया, उसने सोचा ये फोन है, इंपॉर्टेंट चीज है, ले लेंगे या जिसका है उसको वापस दे देंगे, है ना, तो उसने फोन उठा लिया। फोन उठा लिया तो अल्टीमेटली वो किस में एंटर हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया जहां पे उसके ऊपर कोई ड्यूटीज है, कोई ऑब्लिगेशन है। क्या ऑब्लिगेशन है? टू रिटर्न दैट गुड्स टू द ट्रू ओनर। जो ट्रू ओनर है, जो फोन का ओनर है, उसको वो गुड्स को क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सी, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के तरह लगता है। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब एक्चुअल होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसमें एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस होगा, सामने की तरफ से एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, इन्फोर्सिबिलिटी के दसों एलिमेंट हो गए। ये सारी चीजें रहने के बाद वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन कौसी कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर भी क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, फिर भी इनडायरेक्टली जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। बोलो, पे इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ, नहीं, that is our implied, see, that is our implied obligation that we should pay tax to the government. See, that is our duty, or we can say अपना right है वो, है ना, अपना right है, क्योंकि being being citizen, it is our duty to pay the income tax to the government, right?
बट जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी जाके अराइज होता है जहां पे कोई फाइंडर ऑफ गुड्स हो। सी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ओनली अराइज इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर कोई खोई पड़ी चीज हम उठा ले तो अपने ऊपर ऑब्लिगेशन आता है। ऐसा नहीं कि किसी की चीज अपने पास रखी है तो उसको ढंग से यूज करे, वो बेलमेंट में चला जाएगा, है ना। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू क्या किए, एंटर किए, जैसे कि टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। दैट इज नथिंग बट, या फिर आपके जो ये ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, गूगल पे है, ये सारे जो ऑनलाइन ट्रांसफर है ये भी किस में जाएंगे, एनईएफटी में जाएंगे, ई कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड, illegal, unenforceable, void, voidable, on the basis of formation, express, implied, tacit, quasi, key contract. Okay. अभी है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब कोई भी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन अभी पूरा पहले पूरा किया था या फ्यूचर में पूरा करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस। सी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और forbearance. When an act is done or executed, forbearance is brought on record, then the contract will be executed. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन है विच इज ऑलरेडी पेड पास्ट में। जैसे कि लास्ट बैच, अभी ये आपकी नई बैच है तो लास्ट बैच थी, लेट्स से लास्ट बैच का नाम था जून 24। जो जून 24 वाली बैच थी, क्या मैंने वो बैच को पैसा दिया? हाँ। क्या मैंने वो बैच से पैसा ले लिया? हाँ, ले लिया। तो अल्टीमेटली क्या कंसिडरेशन इज पेड इन पास्ट? यस। क्या परफॉर्मेंस इज डन इन पास्ट? यस। मैंने मेरी साइड से पढ़ा भी दिया है और कंसिडरेशन भी फुलफिल है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब ऐसी घटनाएं या ऐसी चीजें कहाँ पे हुई है? पास्ट में हुई है। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है एग्जीक्यूटरी का टू बी डन इन फ्यूचर और टू हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाली है। जैसे जून 26 बैच है, आपके आगे वाली बैच जो रहेगी, क्या जून 26 बैच ये फ्यूचर बैच है? सो इसको क्या बोलेंगे हम? एग्जीक्यूटरी बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में उसका कंसिडरेशन आने वाला है और फ्यूचर में उसका परफॉर्मेंस होने वाला है। उसमें दो टाइप्स है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वन साइडेड लव। वन साइडेड लव मतलब एक साइड से ऑब्लिगेशन हो चुका है, दूसरे साइड से ऑब्लिगेशन या परफॉर्मेंस होना बाकी है, दैट इज यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। एक साइड से हो गया है, एक साइड से होना बाकी है इन फ्यूचर। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, दैट विल बी डन इन फ्यूचर। जैसे कोई कुछ अगले बैच के बच्चे मेरे पास आए जो कि अभी 10th स्टैंडर्ड में है, बोले मैम हमारी एग्जाम ड्यू है अभी तक, बट हमारा जैसे ही 10th हुआ, हम जैसे ही 11th में चले गए, हमको तुरंत क्या करना है? क्लासेस ज्वाइन करना है और हम तुरंत आपके पास आने वाले हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। सो मैंने क्या बोला, ठीक है अपना क्लासेस का एक XYZ अमाउंट बोला, एक इतनी इतनी फीस है, उतना लेकर अगले साल आ जाना। तो क्या ये बायलैटरल एग्जीक्यूटरी हुआ? हाँ, दोनों पार्टीज के साइड से या दोनों पार्टीज की तरफ से क्या ऑब्लिगेशन पेंडिंग है? यस, दैट विल बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर। अब या प्रपोजल, पहले प्रपोज करोगे या प्रॉमिस करोगे? पहले प्रपोज करेंगे, पहले प्रपोज ही करते हो ना तुम लोग। सो यू विल डू प्रपोज पहले। अगर प्रपोजल का एक्सेप्टेंस आ गया तो इट विल बिकम अ प्रपोजल, व्हेन एक्सेप्टेड विल बिकम अ प्रॉमिस। प्रपोजल व्हेन रिजेक्टेड it will remain a proposal. So proposal when accepted it becomes a promise. क्या होता है प्रपोजल? एनी आइडिया? क्या होगा ना?
ओके ओके, प्रपोजल ऐसा होता है एज इफ हम सामने वाले का कंसेंट ले रहे हैं। प्रपोजल ऐसा होता है एज इफ हम सामने वाले का क्या ले रहे हैं, कंसेंट ले रहे हैं, ना कि धमकी दे रहे हैं। अभी अगर सपोज गौरव को प्रपोज करना है किसी लड़की को उसके कॉलेज में, इमेजिन उसके कॉलेज में उसको कोई लड़की पसंद है, गौरवी नाम है उसका, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। हाँ, तो उसके कॉलेज में गौरवी नाम की लड़की है, उसको पसंद है, बोले 2-4 दिन से तैयारी कर रहा है, प्रपोज करे तो कैसे करे, क्या करे क्या ना करे, यूट्यूब पे सर्च किया, इसको पूछा उसको पूछा, कैसे व्हाट कुड बी द बेस्ट प्रपोजल जिससे एक्सेप्टेंस आए। आजू बाजू दोस्तों से थोड़ा ट्रेनिंग लिया, स्पेशली हर्ष से, किधर गया, हाँ, तो ये सोच रहा है क्या करे क्या नहीं। सो हर्ष ने उसको प्रॉपर ट्रेन करके भेजा। सो वो उसने क्या किया, गौरवी को प्रपोज किया, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड उसने बोला। सो आपको इसके आगे क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी लगा। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली इसने कुछ ऐसा पूछा जिससे बेचारी गौरवी या जो सामने वाली पर्सन है उसको ऐसा लगे कि बाबा ये कुछ पूछ रहा है ना, ये कुछ पूछ रहा है। नहीं तो अगर इसको गलत ट्रेन कर दिया होता दोस्तों ने और इसने जाके डायरेक्टली बोला होता यू आर माई गर्लफ्रेंड फ्रॉम टुडे, सो इसने फिर इसने लाफा खाया होता। बट फर्स्ट वाला चीज उसने बोला तो क्या उसमें हाँ या ना बोलने के चांसेस है, सेकेंड वाला चीज में तो फुल रिजेक्शन के चांसेस है। सो व्हाट आई मीन टू से, प्रपोजल इज समथिंग which should be done as if which signifies assent of the another party। assent का मतलब होता है प्रपोजल कैसा होना चाहिए, दैट इज एनी पर्सन और एनी पार्टी इज आस्किंग फॉर समथिंग, सामने वाले को वो क्वेश्चन लगना चाहिए ना कि धमकी। सामने वाले का हम एसेंट ले रहे हैं, कंसेंट ले रहे हैं, ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा प्रपोजल होना चाहिए। एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अभी इसका प्रपोजल लेट से एक्सेप्ट हो गया, गौरवी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गौरव का, तो क्या अभी वो प्रॉमिस बन गया, प्रपोजल एक्सेप्टेड विल बिकम्स अ प्रॉमिस। जो पर्सन प्रपोज करता है उसे प्रपोजर या प्रॉमिसर या ऑफरर बोला जाएगा, जिसको प्रपोज किया है उसे प्रॉमिसी या ऑफरी बोला जाएगा। कैसा होना चाहिए, क्या कुछ करने के लिए प्रपोजल दिया जा सकता है, हाँ, कुछ ना करने के लिए भी प्रपोजल दिया जा सकता है। कुछ ना करने के लिए कैसे, जनरली आपके जो छोटे भाई बहन सिबलिंग है, आपने अगर कुछ कांड किया, कुछ हरकत की, तो मम्मी पापा को मत बताओ, इसके लिए आप कुछ प्रपोजल देते हो, इसके लिए आप कुछ कंसिडरेशन देते हैं। सो प्रपोजल कैन बी फॉर डूइंग समथिंग एंड कैन बी फॉर नॉट डूइंग समथिंग। लॉ की नजर में कुछ करने के लिए प्रपोजल देना या कुछ ना करने के लिए प्रपोजल देना, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है, लॉ की नजर में दोनों सेम है। नाउ ऑफर, ऑफर मतलब प्रपोजल, जनरल, जनरल ऑफर का मतलब होता है एनी ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जैसे अभी लेट से कि एम्बिशियस क्लास में कोई टेक्नीशियन की जरूरत है, ओके, सो एम्बिशियस क्लास में टेक्नीशियन की जरूरत है, हमने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी, तो अल्टीमेटली क्या न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, क्या उनको सबके लिए वो एडवर्टीजमेंट एप्लीकेबल है, हाँ, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल। जो चाहे आके ऑप्ट कर सकता है, जो भी चाहे आके ऑप्ट कर सकता है, सो दैट विल बी जनरल ऑफर, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, सारे पब्लिक को मिला के अगर कोई ऑफर किया है तो दैट विल बी जनरल ऑफर। एक होता है स्पेशल ऑफर, स्पेशल मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही अगर ऑफर दिया है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही ऑफर दिया है, जैसे मैंने क्लास में ऑफर दिया एनी स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को 10th में 90% से ज्यादा मार्क्स है, मैं सिर्फ उनके
उनको ही कोल्ड कॉफी पीने लेके जाऊंगी। मैंने ऐसे ऑफर दिया, 90% से ऊपर किसको मार्क्स है? क्या बात है। तो मैंने ऑफर क्या किया, एक जनरल स्पेशल ग्रुप ऑफ लोगों को ऑफर दिया, राइट? स्पेशल ग्रुप ऑफ लोगों को ऑफर दिया, आइदर ऑफर टू स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। देन होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस। मैंने आके क्लास में क्या बोला कि बच्चों आज पढ़ाने का मन नहीं है, टाइम पास करे क्या? मैंने एग्जाम्पल, सो मैंने ऐसा ऑफर दिया और आपने मैं मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं जैसे क्लास में आई, मैंने आपको बोला बच्चों आज इतना मूड नहीं है, पर टाइम पास करे क्या? करे क्या, दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ ऑफर, एक पोलाइट ऑफर दिया है मैंने आपको, जो आप इतने अच्छे बच्चों की रिजेक्ट ही करोगे। सो आपने आपने वो आपने वो ऑफर क्या नहीं किया, इतना सुना नहीं, ये आपको ध्यान में नहीं आया, आपको ध्यान में नहीं आया। आपने सेम ऑफर मुझे दिया कि मैम आज पढ़ने का मन नहीं है, टाइम पास करे क्या? सो आपने क्या सेम ऑफर मुझे दिया? क्वेश्चन मार्क, यस। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेम ऑफर और एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस, दैट इज नथिंग बट क्रॉस ऑफर, दैट इज नथिंग बट क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के केस में मैंने आपको जो ऑफर दी है, एक्सचेंज में वही ऑफर आपने मुझे दी है, तो क्या मेरी पहली वाली ऑफर इनवैलिड हो जाएगी? नाउ जब आपने हमें ऑफर दिया, आपने मुझे ऑफर दिया, तो आई हैव चांस कि मैं उसको ना भी बोलूं। आए क्या ध्यान में? आए क्या ध्यान में? पहला ऑफर विल बी void, लेटेस्ट ऑफर विल बी कंसिडर्ड। नाउ अनदर पार्टी विल हैव चांस। जैसे मैंने बोला टाइम पास करे क्या, आपने सुना नहीं, आपके ध्यान में भी नहीं आया मैंने क्या बोला। आपने सेम चीज मुझे बोली इन इग्नोरेंस, यू हैव शेयर्ड और यू हैव एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस। मैम टाइम पास करे क्या, लेटेस्ट ऑफर किसका है? मेरा ऑफर वॉइड हो गया, आपका ऑफर इज वैलिड नाउ, आई कैन से नो, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ना है। नो, voidable दो at the option of party नहीं होगा, that offer would not be binding upon another party। see voidable का कुछ सवाल नहीं है, बट मैंने आपको जो ऑफर दी इन इग्नोरेंस में वही आपने मुझे दी, तो मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा। आई हैव ऑप्शन either to say yes or to say no। मतलब साथ में बोल रहे, फिर तो दोनों को कुछ सुनाई नहीं देगा। सच में ऐसा हुआ तो सेम डे लिखा, सेम डे पहुंचा, दोनों ने प्रपोज किया है ना, तो फिर एक्सेप्टेंस वुड बी कंसीडर। जो जो पहले एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी आल्सो प्रपोजल। यहाँ पे रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं आता। सी मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ऑफर देने के बाद इन इग्नोरेंस आपने दिया तो आई हैव ऑप्शन, बट दोनों ने साथ में धड़ाम करके ऑफर दिया, तो दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर ओनली। I have a right to say all because we have exchanged either in writing or in words, but we have exchanged identical offer in ignorance. So the latest offer would be valid and another party have no binding obligation that that party should accept the offer. Probably. नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बिकॉज लेटेस्ट ऑफर आपका है ना। माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ऐसा कुछ हो जाएगा वो। नहीं मैथ्स तो मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, वेरी वीक एट मैथ्स। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मम्मी के साथ सब्जी लेने गए हो, फ्रूट्स लेने तो गए ही होंगे,
फ्रूट वाला 200 रुपए किलो बोलता है, मम्मी सीधा 50 पे लेके आती है, आप सर छुपा के भागते हो, मैं इनके साथ नहीं हूँ, है ना? दैट इज, क्या आप हेल्प करते हो? क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। सो नहीं मतलब आपकी मम्मी 200 से 180 150 तक लाते होंगे, मेरे मम्मी के केस ही अलग है, 200 से सीधा 50 तक लेके आते। हाँ, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टिंग ऑफर विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन चेंजेस। 200 रुपए किलो बोले एप्पल वाले ने, एप्पल, मम्मी बोली 200 वैसे कुछ पता नहीं, चुपचाप 50 रुपए किलो पैक करो। ऑफर क्या थी? 200 रुपए वाली, मम्मी ने जो ऑफर दी वो 50 वाली। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टिंग द ऑफर फ्रॉम द सेम पर्सन बट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन चेंजेस, चेंजेस इन प्राइस, मे बी चेंजेस इन एनी अदर कंडीशन कैन ऑल्सो बी वैलिड। जैसे आपका पेमेंट मोड है, सामने वाला बोल रहा है मैम कैश दो, अपन बोल रहे नहीं कैश नहीं है, जीपे एक्सेप्ट कर लो, ये भी एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ही हुआ। एक्सेप्टिंग द ऑफर विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन change in condition or with respect to certain changes, not necessarily the changes should always be in price। हाँ, किसने क्या बार्गेनिंग किया, कौन क्या बोल रहा था? हाँ बोलो। 150 तक बार्गेनिंग किया, आइटम कितने का था? 450। अच्छा, ठीक है, मतलब गुड बार्गेनिंग स्किल्स। हाँ बोल नकुल। 300 का? अरे बाप रे, इसके तो बहुत ही भयंकर बार्गेनिंग स्किल्स है। क्लास में ऐसे नकुल, क्लास में ऐसा बोल मत, ये लड़कियां शॉपिंग पे लेके जाएगी तेरे को। वही ना, लेके लड़कियां पीछे पड़ जाएगी नकुल के। हाँ, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। कंटिन्यूइंग ऑफर का मतलब होता है एनी ऑफर विच रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सेल वगैरह होता है 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो आप 30 डेज के बाद गए तो आपको सेल का प्राइस अवेल करने मिलेगा क्या? नहीं। सो विद इन दैट पीरियड आप वो क्या कर सकते हो, डिस्काउंट या प्राइस अवेल कर सकते हो। तो ऑफर विच इज रिमेन ओपन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नथिंग बट स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। नाउ देयर आर सर्टेन, जैसे इनफोर्सेबिलिटी के लीगल रूल्स हैं, वैसे ऑफर के भी लीगल रूल्स है। ऑफर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर कैसे होनी चाहिए? सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। सर्टन मतलब क्या? कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सर्टन मीनिंग, पर्टिकुलर होनी चाहिए, कोई भी हवे में ऑफर दे दी ऐसा नहीं। जैसे दुबई के शेख से, यहाँ के एक डीलर है, ऑयल का डीलर है, उसने दुबई के शेख से क्या किया, ऑयल ऑर्डर किया, अरे क्या करती क्या नहीं करती करके ऑयल ऑर्डर किया, हबीबी, हाँ। सो आई वांट 100 लीटर्स, 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। तो जिस वो हबीबी पूछे कौन सा ऑयल, विच ऑयल, उससे पहले फोन काट दिया, और ये इधर वेट कर रहा है ऑयल का डिलीवरी आने के लिए। अभी क्या इसने बोला था कौन सा ऑयल चाहिए? हबीबी इज आस्किंग विच ऑयल यू वांट, आइदर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, coconut oil, which oil you want, you are not certain about what you are asking। कोकोनट ऑयल दुबई से थोड़ी मंगवाएंगे। हाँ, अपने वाले दुबई वाले लोग ही अपने से कोकोनट ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे ना। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, जो ऑफर देने वाला है उसे ऑफरर बोला जाएगा, जिसको ऑफर दिया है उसे ऑफरी बोला जाएगा। तो क्या ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेटेड चाहिए? यस। एक एग्जाम्पल, एक छोटी स्टोरी सुनाती हूँ। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला कौन था? लालमन शुक्ला
सर्वेंट था, गौरी दत्त सर्वेंट था ना? अच्छा, लालमन नाम का एक सर्वेंट था, गौरी दत्त मालक था। तो गौरी दत्त का क्या होता है, बेटा गुम जाता है, नेफ्यू, चलो ठीक है, भांजा भतीजा बेटा कोई भी छोटा गुम जाता है। और क्या होता है, वो जो अपना गौरी दत्त है वो पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगता है, अरे कहाँ गया कहाँ गया। बाद में 1-2 घंटे के बाद पूरा ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है। अभी ये जो गौरी दत्त है ये आ गया टेंशन में। जितने में लालमन आया, लालमन बोला साहब जी क्या हुआ, आप इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? तो गौरी दत्त क्या बोला कि अरे वो छोटू गुम गया है, छोटू मतलब उसका जो भी नेफ्यू है, छोटू गुम गया है, 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा है। तो वो जो लालमन है वो बोलते हैं आप चिंता मत करो मैं ढूंढ के ले आता हूँ। तो लालमन निकल पड़ा ढूंढने इसको, छोटू को। अभी ये जो अपना गौरी दत्त है उसको लालमन पे पूरा गारंटी रहता है कि ये तो ढूंढ के ला ही नहीं पाएगा, ये ढूंढ के ला ही नहीं सकता, ऐसी गारंटी रहती है। तो अभी गौरी दत्त बोला करे तो क्या करे। उसने क्या किया, उस दिन संडे था, तो उसने क्या किया, आसपास के नेबर सबको क्या किया, आवाज दिया, बोले जो भी मेरे मिसिंग नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो सब लोग निकल पड़ते ढूंढने के लिए। और शाम में अचानक वो जो सर्वेंट था लालमन, लालमन आता है उसके मिसिंग नेफ्यू को लेके आता है। तो अल्टीमेटली फिर सब खुश हो जाते वगैरह। दूसरे दिन बाकी के लोगों से पता चलता है ये सर्वेंट को कि 10,000 रुपए मिले क्या तुझे। इसने बोला कौन से 10,000 रुपए, कुछ मिला नहीं मुझे। तो बाद में ये जाके इसके मालिक से पूछता है कि साहब जी ये मेरे इनाम के 10,000 तो आपने दिए ही नहीं। ये मालिक बोलता है गौरी दत्त कौन से 10,000 रुपए, कौन सा इनाम, मैं तुझे इनाम देने के लिए लाइबल हुई नहीं, क्योंकि मैंने जब ऑफर को एक्सप्लेन किया था यू वर नॉट देयर एट दैट टाइम। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों को मैंने वो ऑफर दिया था। सो अल्टीमेटली ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जब तक ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती है, क्या उसके रिवॉर्ड्स और बेनिफिट ऑफरी ग्रैब कर सकता है या उसके लिए सीव कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है, हो सकती है। जैसे कि आप किसी पार्टी के साथ डील कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनका स्पेसिफिक ये कंडीशन है कि आपको क्या नहीं करना है, कैश में पेमेंट नहीं करना है, आपको बैंक ट्रांसफर करना है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ऑफर कैन बी कंडीशनल। वैष्णवी फोन देखना हो गया, फोन देखना हो गया। और कौन देख रहा है फोन, फोन नोटबुक कंप्लीशन, क्या कर रहा है? सब सुन रहे हो? मतलब तुम लोगों को ये टाइम लिखने थोड़ी दिया है मैंने कि तुम लिखो भी और सुनो भी। इतने मल्टीटास्किंग तो तुम लोग हो नहीं। मैंने कल ही एक पर्सन को डांटा था, वो लिख रहा था कोई, तो कल ही एक पर्सन लिख रहा था उसको डांटा था। तुम लोगों को ऐसे गुस्सा भर क्या तुम लोगों के माथे में, समझता नहीं है क्या एक बार बोला हुआ। कोई लिख रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई इधर उधर ध्यान दे रहा है, बहुत ठीक है तुम लोगों को। अच्छे इसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतने थोड़ी एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग। इधर स्पेसिफिक और जनरल। जनरल मतलब अगर सारे पब्लिक को किया है तो, स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक लोग को किया है तो। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब एक्शंस, एक्सप्रेस मतलब बाय आवर वर्ड्स। और स्टेटमेंट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, जैसे कि इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि लेट्स से कैटलॉग लगे हुए हैं, शॉप के वहां पे कैटलॉग लगे हुए रहते हैं और उसके ऊपर प्राइस टैग है 10,000 15,000। ये जो प्राइस टैग है दैट इज नॉट एन ऑफर। प्राइस टैग इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। आप हमारे पास आओ और क्या करो, ऑफर दो। ऑफर देने का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली सामने वाले पार्टी का क्या करे, एसेंट ले, कंसेंट ले, दैट इज नथिंग बट गिविंग ऑफर। अगर हमने ऑफर दिया और सामने वाले पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, एक्सेप्टेंस बन जाएगा। सो जो
Offer is different from invitation to offer. Invitation to offer will be prior step to offer. जैसे कि एप्पल वाले फ्रूट स्टॉल लगे हुए हैं, एक के यहाँ पे 200 रुपीज पर केजी लिखा है, एक के यहाँ पे 150 रुपीज पर केजी लिखा है, एक के यहाँ पे 250 रुपीज पर केजी लिखा है। आप दूर से तीनों बोर्ड को देख रहे हो, कहाँ पे जाओ कहाँ पे नहीं डिसाइड कर रहे हो, तो वो जो वहां पे लगे हुए प्राइस के क्या वो ऑफर है? दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट विल बी जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, कि आप क्या करो बोर्ड देखो और हमारे पास ऑफर देने के लिए आओ। क्या इनविटेशन टू ऑफर में यू हैव चांस ऑफ निगोसिएशन, कहाँ जाओ कहाँ नहीं कहाँ जाओ, आपके पास चांस है। बट एक बार दे दिया, कैन यू टेक इट बैक? नो। कुछ सर्कमस्टांसेस में यस, बट ऑफर देने के बाद यू कैन नॉट टेक बैक द ऑफर। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस हो, जैसे प्राइस टैग, क्या उसे ऑफर माना जाएगा? ओनली प्राइस टैग वोंट बी कंसिडर एज ऑफर, इट वुड बी इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट ऑफर। ऑफर इनविटेशन टू ऑफर एक बार गो थ्रू कर लो, 3 पॉइंट्स है। एनी डाउट? एनी डाउट? पढ़ लिया कि बाकी है? बाकी है। नए वाले बच्चे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो गया क्या पूरा? बहुत टाइम दिया था। पूरे 9 यूनिट्स हो गए क्या? पूरा? ऑलमोस्ट नहीं, पूरा नहीं होगा। 6 यूनिट हो गए क्या? डाउट है इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में? एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस। सामने वाले ने हाँ कर दी तो वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टेंस बन जाएगा। जैसे इसका प्रपोजल हो गया था एक्सेप्ट, हर्ष का भी हो गया था, गौरव का भी हो गया। Rules regarding valid acceptance. Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. नहीं तो पता चले गौरव प्रपोज कर रहा है गौरवी को और उसकी दोस्त बाजू में खड़े खड़े रह के सुन रही थी क्या चल रहा है क्या नहीं, उसने हाँ बोलने से पहले इसने हाँ बोल दी। तो एक्सेप्टेंस किसने देना चाहिए? जिसने, जिसको मिला है अल्टीमेटली प्रपोजल उसको। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एज इट इज, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है विदाउट एनी चेंजेस। क्यों ऐसा? अगर विद चेंजेस किया तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगी, वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? जैसा प्रपोजल दिया है वैसा की वैसा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सो दैट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाँ, सामने वाली ने हाँ मन में कर दिया, बट इसको कैसे पता चलेगा? कम्युनिकेट तो करना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड।
प्रिस्क्राइब मोड में चाहिए। ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है कि आपको एक्सेप्टेंस फोन पे ही देना है, या आपको एक्सेप्टेंस लेटर से ही देना है, या आपको एक्सेप्टेंस राइटिंग में ही देना है, तो प्रिस्क्राइब मोड फॉलो होना चाहिए। जैसे कि एक डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, और उसने क्या किया, उसका एक प्रॉपर्टी सेल करने को निकाला। अभी उसका दोस्त का उसको फोन आया कि बोले आपका जो एक खराड़ी एरिया में जो प्रॉपर्टी है उसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं वो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी ओनर है, डीलर है, इन्होंने बोला सर अगर आपको 100% कंफर्म बाय करना है तो आप क्या करो, आधे घंटे में मुझे फोन पे इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो मैं किसी और को सेल कर दूंगा। तो ये सामने वाला जो कस्टमर है इसने बोला ओके सर नो प्रॉब्लम। अभी इसने आधे घंटे बाद क्या सोचा कि इसको खुद ही जाके अपन क्या करते, इन्फॉर्म करते कि सर बाय करना है, तो इसको आने में और आधा घंटा लग गया। ऐसे उसको 1 घंटा लग गया उसकी तरफ पहुंचने को, तब तक उसने किसी और को प्रॉपर्टी सेल कर दिया था। क्या वो कस्टमर स्यू कर सकता है डीलर पे? नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज बीन प्रिस्क्राइब मोड। उसने बोला था कि आधे घंटे में कॉल करके बोलना, तो विद इन दैट टाइम उसने कॉल करके बोलना चाहिए था। टाइम क्या, अगर टाइम लिमिट गिवन है तो वो टाइम लिमिट के अंदर और विद इन रीजनेबल टाइम एक्सेप्टेंस देना चाहिए। टाइम निकल के जाने के बाद क्या फायदा? मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस माना जाएगा? आंसर इज नो। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एक पार्टी की तरफ से, और एक पार्टी ने क्या बोला, अगर आपने कुछ ना कहा तो हम हाँ समझेंगे। मतलब क्या, आपका साइलेंस में ही हाँ है, ऐसा जो डायलॉग है यहाँ पे नहीं चलेगा। सो अगर एक्सेप्टेंस है तो दैट शुड ऑलवेज बी communicated to another party. Mere silence does not amounts to acceptance. But rules ऐसे हैं जहाँ पे mere silence would amounts to acceptance, या mere silence would amounts to fraud, जहाँ पे it is duty of person to speak, जहाँ पे इट इज ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, वो पर्सन को बोलना उसका ड्यूटी है, लाइबिलिटी है, उसका बिजनेस है, धंधा है। तो यहाँ पे अगर वो पर्सन नहीं बोला तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा? हाँ। जनरल हमारा केस क्या है कि किसी का साइलेंस मतलब वी डोंट कंसिडर इट एज फ्रॉड, बट वेयर इट इज ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, इन दैट केस इट वुड बी अमाउंट्स एज फ्रॉड। अभी कोई एक पर्सन है, उसका मोबाइल फोन बेच रहा है, मोबाइल फोन बेच रहा है सामने वाले को, और ये सामने वाले को देख के डिफेक्ट नहीं ध्यान में आएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। तो जो खुद फोन सेल कर रहा है, क्या उसकी ड्यूटी है बोलने के लिए ये फोन स्लो चलता है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है? या जो ऑर्डिनरीली देख के ध्यान में आना है, ऐसी चीजें क्या बोलनी चाहिए वो ओनर को, और उसने नहीं बोला, वो टाइम पे वो चुप रहा, तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा? Yes, that would be termed as fraud because it was duty of the person to speak, और उसने नहीं बोला, so that will be amounts to fraud. Otherwise in all other cases क्या किसी का ना बोलना मतलब fraud है? नहीं, it won't be considered as fraud. Communication of offer and communication of acceptance. Offer समझा, acceptance समझा। So communication of offer कब complete होगा? Communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person. ऑफर बोला जाएगा, जो ऑफर देता है, जिसको ऑफर मिलता है उसको कौन बोला जाएगा? ऑफरी। सपोज ऑफर देने वाले ने कोई ऑफर दिया, विल यू बी माई बिजनेस पार्टनर, ऐसा ऑफर दिया, या विल यू डू बिजनेस विथ मी, जो भी ऑफर दिया, ये केस में सामने वाले को वो ऑफर कर जब उसके नॉलेज में आएगा, या जब उसको समझेगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो, एक बिजनेस प्रपोजल है, एक बिजनेस प्रपोजल है, सिया ने दिया, प्रिया, सिया
एक बिजनेस प्रपोजल लेटर, ये कौन हो गई? ऑफरर हो गई। जिसको ऑफर करने वाली है वो कौन हो गई? ऑफर। इसने लेटर डिस्पैच किया, लेट्स से आज 11 जून को, 13 जून को, और 13 जून को रीड कर लिया। तो मैं क्या बोलूंगी? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। सीआर ने ऑफर किसके लिए किया? प्रिया के लिए। इसको कब समझा ऑफर? 13 तारीख को, जिस दिन उसने लेटर को रीड किया, उस दिन शी गॉट टू नो अबाउट द ऑफर। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब बोलूंगी मैं? ऑन 13th और 11th। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन 13th। इमेजिन, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो रीड नहीं कर पाई लेटर, उसने। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हुआ है? बिकॉज द प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल केम or into her knowledge on 15th as soon as she read the letter. So communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. सिर्फ लेटर का पहुंचना जरूरी नहीं है, लेटर का पहुंच के रीड करना भी जरूरी है, क्योंकि सामने वाले के नॉलेज में तब आएगा, जब आएगा तभी वो ऑफर क्या मानेंगे हम लोग? कंप्लीट मानेंगे, कम्युनिकेशन कंप्लीट मानेंगे। Communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. To whom it is made मतलब जब वो पढ़ेगी तब, जब उसके नॉलेज में आएगा तब। Communication of acceptance, communication of acceptance, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के दो मोड्स है, एज अगेंस्ट प्रपोजर और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। प्रपोजर मतलब कौन? जो पर्सन प्रपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट। मुझे बताओ, जो पर्सन प्रपोज कर रहा है, क्या उसको वो प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्टेड ही होगा? यस, यस। अगर गौरव वो लड़की को प्रपोज कर रहा है तो उसको वो लड़की पसंद ही होगी ना, इसके लिए तो प्रपोज कर रहा है, ऐसे ही थोड़ी करना होगा। सो अल्टीमेटली जो प्रपोजर होता है उसको प्रपोजल एक्सेप्ट टू द प्रपोजल, है ना? सो एज अगेंस्ट प्रपोजर, communication of acceptance is completed when it put into course of transmission। जैसे कि नकुल को प्रपोज करना है पिंकी को, इधर नकुल ने किया था प्रपोज, तो नकुल ने सोचा थोड़ा यूनिक वे में प्रपोज करेंगे। नकुल ने लेटर लिखा मस्त पैकी, लेटर लिख के फोल्ड किया, लेटर लिख के फोल्ड किया और उसको पिंकी को सेंड करना चाहा। तो जैसे ही नकुल ने लेटर लिखा है 15 अप्रैल को, अप्रैल में लिखा था, 15 अप्रैल को लेटर लिखा है। ये देखो लेटर भी दिख रहा है आपके पास, एक मिनट। हाँ, लेटर 15 लिखा और सेम डे, बहुत एक्साइटेड था नकुल, सेम डे उसने पोस्ट कर दिया। तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट प्रपोजर। अगर प्रपोजर या ऑफर, अगर कोई सामने वाले को ऑफर कर रहा है तो अल्टीमेटली सेम टाइम पे क्या उसको वो ऑफर एक्सेप्टेड रहेगी? हाँ। सो व्हेन इट पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसके लिए बोला है क्योंकि इट विल बी आउट ऑफ रीच ऑफ द प्रपोजर, देन उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, इसके लिए ये बोला है। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर इज कंप्लीट when it put into course of transmission, when it मतलब क्या? when the proposal is put into course of transmission। लेटर लिखा उसने 15 तारीख को और 15 तारीख को ही पोस्ट कर दिया, तो एज अगेंस्ट प्रपोजर क्या माना जाएगा? एज अगेंस्ट प्रपोजर क्या माना जाएगा? 15 को क्या हुआ है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट हुआ है। अभी पिंकी का क्या है?
एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, पिंकी को तो अभी तक प्रपोजल मिला ही नहीं। इमेजिन करो कि पिंकी के पास ये प्रपोजल आया 17 को, 17 को पिंकी के पास प्रपोजल आया, जो लेटर डिस्पैच किया था 15 को, उसको 17 को मिला, 17 को उसको मिला, 18 को उसने रीड किया, ओके, 18 को उसने रीड किया और रिप्लाई किया नकुल को। रिप्लाई 19 को पहुंचा नकुल के पास, 19 ऑफ अप्रैल। मुझे बताओ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट हुआ? 18 को जब उसने रीड किया है तब, या 19 को जब उसने रीड करके रिवर्ट किया है तब? रीड करके रिवर्ट किया और इसने वो दिन पढ़ा ही नहीं तो? Exactly. See, communication of acceptance as against acceptor is complete when it comes to the knowledge of the proposer. वो लेटर पढ़ के मन में हाँ कर भी देगी तो भी इसको थोड़ी पता चलेगा। अनलेस एंड अनटिल नकुल को जिस दिन पता चलेगा कि उसकी हाँ है, तभी जाके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा ना। So communication of acceptance as against acceptor will complete when it comes to the knowledge of the proposer. Proposer. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटर उसके पास कब आया है। लेट से 17 को उसको लेटर मिला, लेटर रीचेस टू पिंकी ऑन 17th. पिंकी read the letter on 18th of April. ओके, 18th of April को पिंकी ने रीड किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिंकी ने लेटर का यस रिप्लाई दिया नकुल को, तब 19th को रिप्लाइड, और नकुल ने वो जो रिप्लाई का लेटर है वो 20 को पढ़ा, 20th को पढ़ा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट communication of acceptance as against acceptor is complete when it comes to the knowledge of the proposer. जो प्रपोज कर रहा है उसके नॉलेज में आना चाहिए, तभी जाके एक्सेप्टेंस पूरा होएगा। किसी को डाउट? समझा? टेल मी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज when offer is completed, when it comes to the knowledge of the person to whom offer is made. No doubt with that, सामने वाले के नॉलेज में आया ऑफर कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में दो पार्ट, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। when communication of acceptance as against proposer is completed, when it put into course of transmission. जो ऑफर दे रहा है उसको ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्टेड होगी, तो जब भी वो ऑफर देगा तब उसको एक्सेप्टेड है। so when it put into course of transmission, as against acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. जो प्रपोज कर रहा है अगर उसके नॉलेज में आया या उसके समझ में आया तभी तो एक्सेप्टेंस पूरा होएगा। so it will be completed when it comes to the knowledge of the proposer, not the acceptor. समझा? क्या गड़बड़ चालू है पीछे? जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या ऑफर को रिवोक भी कर सकते हैं? रिवोक करने का मतलब ऑफर को तोड़ना, वॉइड करना, तोड़ना। कैसे होगी ऑफर रिवोक? बाय नोटिस, बाय कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, क्या ऑफर रिवोक हो जाएगी? यस। नोटिस, ऑफर और या ऑफरी के बीच में झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, ऑफरी ने नोटिस दे दिया जहां आपके साथ काम नहीं करना है, दैट विल बी बाय नोटिस। बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, ऑफर विल बी ओवर। बाय डेथ ऑफ आइदर ऑफरर और ऑफरी, दोनों में से किसी का डेथ हो गया, दोनों में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये केस में ऑफर क्या हो जाएगी आपकी? रिवोक।
या फिर आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट के अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो देन ऑफर विल बी रिवोक। जयेश समझ रहा है? देन ऑफर विल बी रिवोक। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है बोलो मुझे। अभी मैं ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो फर्स्ट टाइम सुना है आज काउंटर ऑफर। फर्स्ट टाइम किसने सुना काउंटर ऑफर आज? जयेश क्या होता है काउंटर ऑफर बोल। एग्जैक्टली। चेंजेस मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोल सकती हूँ। एक्सेप्टिंग द ऑफर विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन चेंजेस। ऑफर तो वही एक्सेप्ट करना है बट प्राइस कम करके दो। दिस इज द चेंजेस। सो काउंटर ऑफर की वजह से क्या ओरिजिनल ऑफर एक्सपायर हो जाएगी? यस। काउंटर ऑफर दिया तो ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम है तो ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाएगी। डेथ की वजह से ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाएगी। इंसेनिटी की वजह से ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाएगी। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी के वजह से ओरिजिनल ऑफर विल बी गेट रिवोक्ड। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कैसे होगा? अगर आपको ऑफर क्या करना है, रिवोक करना है, तोड़ना है, उसका कम्युनिकेशन आइदर ऑफरी को करोगे या ऑफरर को करोगे। सो एज अगेंस्ट पर्सन हु मेक्स इट, when it put into course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it। मतलब क्या? जिसने ऑफर दिया है उसको अगर ऑफर रिवोक करना है तो उसका रिवोकेशन कब माना जाएगा? जब वो लेटर लिखेगा और फोल्ड करके पोस्ट करेगा। When it put into course of transmission। बस बट पोस्ट करने के बाद क्या उसके रीच के बाहर चाहिए? वाई? ताकि वो उसमें कुछ चेंजेस ना कर सके। तो ऐसा माना जाएगा एज इफ वो पर्सन ने क्या कर दिया, ऑफर को रिवोक कर दिया है एज अगेंस्ट पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम टू हिज नॉलेज। मैंने सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट ऑफर को रिवोक कर दिया है तो सामने वाले को कब पता चलेगा? वो जो मेरा लेटर जब रीड करेगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ बाबा इसने ऑफर क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है। बट पता चलने से पहले अगर परफॉर्मेंस कर दिया उसने तो देन आई विल बी लाइबल। याद है प्रिंसिपल एजेंट का एक टर्म था कि प्रिंसिपल एजेंट को काम करने से रोके ऑर्डिनरी कोर्स सर्कमस्टांसेस में, उसके पहले एजेंट ने सेल कर दिए गुड्स। अब क्या प्रिंसिपल लाइबल है? हाँ, अब प्रिंसिपल लाइबल है। प्रिंसिपल वुड बी लाइबल फॉर दैट। बट प्रिंसिपल ने बोलने के बाद अगर एजेंट ने सेल किया मतलब मना किया है तो अथॉरिटी को एक्सीड किया तो देन प्रिंसिपल वोंट बी लाइबल फॉर दैट। आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए है ना? सभी लोग ग्रुप पे हो? एक जन कोई फोटो ले लो एक क्वेश्चंस का, सामने ले ले प्रिया। छह क्वेश्चंस ग्रुप पे आएंगे, आपको 2 दिन के अंदर सॉल्व करना है। आज 3 कल 3। नहीं आया मुझे पूछो, जो आते हैं सॉल्व करो। 5 and 6। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व आपने 6 के 6 पूरे किए ओल्ड बच्चे। वो बताऊंगी कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तुम लोगों ने। तुम लोगों ने 6 में से अगर एक आध क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया रहेगा तो वो करो। जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, उनको अभी ज्यादा होमवर्क रहेगा। तुम लोगों को तुम्हारा रेगुलर नोटबुक कंप्लीट करना है, प्लस मैं जो क्वेश्चंस दे रही हूँ डेली बेसिस सॉल्व करना है। एक 7 से 8 दिन ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। और ओल्ड वाले बच्चे तुम लोग सेम चीज अगर इनके साथ करोगे
तो तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगा। नाउ यू डिसाइड क्या करना है। और ओल्ड वाले तुम लोगों को लिए एक होमवर्क है, जो भी मैं पढ़ाऊं, जैसे आज यूनिट 1 पढ़ाया, घर पे जाके उसको पूरा थोरली रीड करो। कुछ नहीं समझा कल और डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को भी घर पे जाके पूरा रीड करो, पूरा नोट्स बनाओ, रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये एक 10 से 15 दिन तक तुम लोगों को करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ नहीं समझा तो वो कंसेप्ट हम फिर से लेंगे जैसे लेते ही है। हमने क्या देखा बेसिकली, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है एग्रीमेंट, क्या होता है प्रपोजल, क्या होता है प्रॉमिस, राइट। ऑफर कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के क्या टाइप्स है, वैलिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है। पानी पी ले साक्षी। बनेगा, इसके लिए प्रपोजल का सेक्शन है 2A। ए सीरियली पहले प्रपोज करना चाहिए, सो 2A इज द सेक्शन ऑफ प्रपोजल। प्रपोज क्या हम ऑफर भी बोलेंगे। हाँ, जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या वो प्रॉमिस बन जाएगा, सो इट विल बी प्रॉमिस टू बी। टू बी, टू सी, जो पार्टीज टू होते हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, वो किस में आएगा, टू सी में आएगा। कंसिडरेशन मतलब टू डी, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू क्या है, टू डी। ई मतलब एग्रीमेंट, टू एच होता है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, टू एच इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू आई इज वाइड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, टू जे वाइड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, टू जी वाइड एग्रीमेंट। सो कंसिडरेशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। Consideration, see, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or to or abstain from doing something, such an act or abstinence to promise is known as consideration. कंसिडरेशन की डेफिनेशन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिया है। कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए पहले पैसा दिया है, वो पास्ट हो गया। कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो प्रेजेंट हुआ। एंड कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं, तो वो क्या हुआ, फ्यूचर कंसिडरेशन हुआ। कुछ करने के लिए कंसिडरेशन देना मतलब गुड्स बाय करने के लिए, स्टेशनरी बाय करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। कुछ ना करने के लिए देना मतलब कंसिडरेशन। जैसे कि आयुष क्लास को आते आते उसकी ठोकर लग गई थी एक लड़की, उसकी ठोकर लग गई थी एक आंटी को। वो बेचारी आंटी के हाथ में बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल थे, नुकसान हो गया 500 रुपए का। वो एकदम गुस्से में आ गई, बोले आप देख मैं तेरी पुलिस कंप्लेन करूंगी, ये यहाँ पे नजदीक है पुलिस स्टेशन। तो आयुष एकदम डर गया। आयुष ने बोला आंटी प्लीज पुलिस के पास मत जाओ, 500 मैं आपकी नुकसान भरपाई करके देता हूँ, प्लस ऊपर आपको 500 रुपए देता हूँ। क्या 500 रुपया कंसिडरेशन था? हाँ, आयुष ने कुछ करने के लिए कंसिडरेशन दिया, पुलिस के पास ना जाने के लिए। सो अब्सटिनेंस मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग, डूइंग समथिंग मतलब एक एक्ट है, और अब्सटिनेंस मतलब नॉट डूइंग समथिंग। सो कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन दिया जाता है, दैट विल ऑल्सो बी वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। लॉ को कंसिडरेशन से मतलब है, चाहे आप कुछ करने के लिए दो, कुछ ना करने के लिए दो, फर्क नहीं पड़ता। Consideration must be at the desire of the promiser, मतलब जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स है, और आपने क्या किया, किसी की खोई पड़ी चीज उठा के उसको लेके जाके वापस दी, खड़े हो गए उसके मुंह के पास देखते, ये एक्सपेक्ट करके कि वो आपको कुछ देगा। इज इट नेसेसरी ऑलवेज?
नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो उसके डिजायर पे है, उसकी मर्जी पे है कि वो आपको कुछ कंसिडरेशन देगा। अभी इसमें भी केसेस है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में है तो अपन पैसा वसूल करके ही रहते हैं। बट अगर हमने हमारी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, दैट इज कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, तो ये केस में इट विल बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर टू गिव कंसिडरेशन और नॉट। लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाँ, वसूल तो करेंगे ना। Then consideration may move from promisee or any other person, promisee or any other person। मेरे को तनुजा के 500 रुपए देने हैं और तनुजा को प्रिया के 500 रुपए देने, राइट। तो मैं तनुजा को जैसे ही 500 रुपए देने लगी, तनुजा ने बोला मैम एक काम करो, मेरे को मत दो, डायरेक्टली प्रिया को दे दो, हमारा वैसे भी कुछ सेटलमेंट है, हमारा वैसा भी पैसा देना है मेरा उसको, तो हमारा सेटल हो जाएगा। मैंने तनुजा को पैसे नहीं देते हुए डायरेक्टली किसको दे दिए, प्रिया को दे दिए। तो क्या कंसिडरेशन 500 रुपया कंसिडरेशन था हम पार्टीज के बीच में, यस। क्या वो प्रोमिसी से कहीं और मूव हो गया? आई एम द प्रोमिसर बिकॉज आई प्रोमिस टू पे, शी इज प्रोमिसी क्योंकि मैं उसको पे करने वाली हूँ। तो क्या प्रोमिसी ने कंसिडरेशन को मूव कर दिया? मेरे को नहीं, उसको दे देना। सो कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। हमारे केस में एनी अदर पर्सन कौन हुई? प्रिया, शी इज द एनी अदर पर्सन। सो क्या कंसिडरेशन मूव हुआ? 500 रुपीज हो गया। क्या कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है? हो सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? हमने देखा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट या परफॉर्मेंस कब होता है? पास्ट में होता है। दैट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंसिडरेशन पहले ही दिया होगा? यस, कंसिडरेशन ऑलवेज गिवन इन द पास्ट, सो वो हो गया एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? कंसिडरेशन फ्यूचर, टू बी गिवन इन फ्यूचर। जैसे मेरे फ्यूचर बैच की फीस मुझे मिली है, नहीं मिली है, दैट विल आई विल गेट दैट फीस इन नियर फ्यूचर, सो दैट विल बी एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, है ना। कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट, कल ही बताया था। क्या कंसिडरेशन के लिए कोई एडिक्वेसी होना चाहिए? ये इतने एमआरपी का है, इतने एमआरपी ही सेल करना है, जो सेल कर रहा है उसकी मर्जी। Even 1 rupee is also a consideration and 100 rupees is also a consideration. So it is not necessary that it should be adequate amount. But क्या legal होना चाहिए? Consideration should always be lawful, but not adequate. Any amount which is valid in the eyes of law, that is valid consideration, no problem. 1 रुपया भी valid हो जाता है। Performance of what one is legally bound to do, मतलब अगर कोई उसका एक्टिविटी करने के लिए लीगली बाउंड है, जैसे पुलिस, पुलिस उनका काम करती है, राइट। गवर्नमेंट के सर्वेंट माने जाते, क्या उनको उनका पैसा मिलता है टाइम से? पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, यस। क्या उनको टाइम से उनका रिमोनरेशन या सैलरी मिलता है? हाँ मिलता है। तो उनको अच्छा काम करने के लिए कुछ अलग से पैसे देने की जरूरत है? नहीं, नहीं। अच्छा काम करने के लिए कुछ अलग से पैसे देने की जरूरत है? नॉर्मल पब्लिक से नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज दे आर गेटिंग व्हाट दे आर लीगली बाउंड टू डू। उसके लिए अगर अलग कंसिडरेशन दिया तो क्या वो ब्राइब मानी जाएगी? हाँ, ब्राइब मानी जाएगी। जैसे मुझे पढ़ाने के लिए फीस मिलता है, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम लीगली बाउंड टू डू। मेरे को फीस में मुझे वही जो फीस मिल रही है उसमें पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, सारी चीजें करना है मुझे, बिकॉज आई एम लीगली बाउंड टू डू दैट। तो मुझे से एकदम सुपीरियर पढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल टेबल के नीचे से फीस मिलनी चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल। दैट विल बी void contract, illegal void। consideration should always be real and not illusory। illusory मतलब क्या? creating treasure by magic, counting stars, that is illusory। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए।
क्या जादू से पैसा मिलना ये रियल कंसिडरेशन है, बट 1 रुपी इट इज रियल कंसिडरेशन, वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। कंसिडरेशन इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल नहीं होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी लॉफुल। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब ब्राइब वगैरह, किसी को जॉब से निकलवाना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वगैरह आगे बताऊंगे। देन stranger to a contract cannot sue, doctrine of privity of contract। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या वो दो ही लोग आपस में स्यू कर सकते हैं? यस yes. क्या दोनों के बीच में कोई तीसरा आके स्यू कर सकता है? दोनों के लड़ाई के बीच में तीसरा मजे ले सकता है, लेकिन जाकर स्यू नहीं कर सकता, है ना, ये अपना रूल है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे स्ट्रेंजर टू अ पर्सन कैन स्यू इन केस ऑफ ट्रस्ट। कैसे? अगर ट्रस्ट रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशन है, जहां पे एक आदमी ने भरोसे से पैसे रखे कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में, जो कि क्या है, कस्टमर के या बेनिफिट के यूज के लिए जाने वाले हैं। सो जिनका बेनिफिट है उसमें, उसे क्या माना जाएगा? बेनिफिशियरी बोला जाएगा। बेनिफिशियरी मतलब मेरे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में इसका बेनिफिट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये पर्दे को बेनिफिशियरी। दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में से अगर किसी थर्ड का बेनिफिट होता है तो उसे बेनिफिशियरी माना जाएगा। ट्रस्ट का ट्रांजैक्शन भी ऐसा ही है। सपोज पलक ने क्या किया, एक ट्रस्ट में 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए। वो ट्रस्ट क्या करती है? स्टूडेंट्स को कम इंटरेस्ट में एजुकेशन लोन देती है। सो वो ट्रस्ट, ये जो एबीसीडी स्टूडेंट है उनको लोन देने वाली थी, लेकिन वो जो ट्रस्ट का मालिक है अंशु, उसकी शादी डिसाइड हो गई और उसने क्या किया, उसके पास पैसा तो था नहीं, बोले ये जो मैम ने पैसा दिया है, फंड दिया है 10 लाख का, उसे मैं पर्सनल खर्चे के लिए यूज कर लेता हूँ। तो उसने पर्सनल खर्चे के लिए 10 लाख रुपए यूज किया, तो क्या उसमें एबीसीडी का नुकसान है? ABCD is ultimately third party. I can say they are beneficiary because they are getting benefit of contract of Miss Palak and Trust. Palak and Anshu, उनके कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ये चारों को मिलने वाला है। अगर ये बेनिफिट चारों को नहीं मिला तो क्या वो स्यू कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। वैसे रूल क्या है? थर्ड पर्सन दैट इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर stranger to a contract can sue. Number one is trust. Number two is family settlement. फैमिली सेटलमेंट, अभी एक फैमिली में 2 से ज्यादा नंबर ऑफ लोग रहते हैं। इमेजिन करो 4 लोग रहते हैं एक फैमिली में। चलो एग्जाम्पल ही ले लो, ये जो मुरली, इसके 3 बेटे हैं, ओम जय जगदीश। ओके, मुरली ने क्या किया? ओम जय जग्गू। तो मुरली ने क्या किया? प्रॉपर्टी तीनों बेटों को बांट दी। पुणे का घर था, ओम को दे दिया, संभाजी नगर वाला घर जय को दे दिया और जग्गू को नगर वाला घर दे दिया। अभी क्या हुआ? फादर का डेथ हो गया, तीनों प्रॉपर्टी बेटों को मिलने चाहिए जो उन्होंने बांट दिए थे, बट फादर के डेथ के सदमे की वजह से ओम की डेथ हो गया। ओम की प्रॉपर्टी लीगली किसके जानी चाहिए? ओमी को, उसकी वाइफ को, बट ये जो उस पर जय की नजर थी। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में हुआ था? फादर एंड सन्स। ये उनकी वाइफ्स है, क्या ये स्ट्रेंजर है, थर्ड पर्सन है? हाँ, बट क्या भी बेनिफिशियरी है? कैन दे स्यू? कर सकती है। ओमी कल जाके स्यू कर सकती है अगर उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा जमाए या उसको ना मिले। कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट ना होने के बावजूद भी स्यू कर सकती है बिकॉज शी इज द beneficiary. Being a third person, she is the beneficiary. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में बेनिफिशियरी कैन स्यू। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक डील हुआ, हस्बैंड ने बोला मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, बीवी को बोला, वाइफ बोली मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ऐसा दोनों के बीच में कुछ डील हुआ, ठीक है। कल जाके हस्बैंड वाइफ को परेशान करने लगा, टॉर्चर करने लगा, तो बीवी गुस्से में चली गई उसके फादर के पास। अभी हस्बैंड आ गया पीछे पीछे फादर को मनाने, फादर इन लॉ को मनाने, बोले आपकी बेटी को भेज दे, मैं भेज दो, मैं परेशान नहीं करूंगा,
या जो भी है. सो अभी डील किन दोनों लोगों के बीच में हुआ है? फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ, है ना? डील दोनों के बीच में हुआ है. कल जाके अगर ये सन इन लॉ ने ये लड़के को तंग किया तो क्या वो स्यू कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि शी इज द, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में, वो फादर और सन के कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसको बेनिफिट मिलने वाला है? शी इज द बेनिफिशियरी, हेंस शी कैन स्यू. शी मतलब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पर्सन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. इन केस ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब काम अगर किसी को असाइन किया है या कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट असाइन कर दिए. सेम एग्जांपल, मैंने तनुजा को पैसा देना है और तनुजा ने प्रिया को पैसा देना है, तो क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट असाइन कर दिया? तनुजा ने कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट प्रिया को असाइन कर दिया. वैसे प्रिया कौन हुई? मेरे और तनुजा के कॉन्ट्रैक्ट में प्रिया तो स्ट्रेंजर हुई. प्रिया स्ट्रेंजर हुई. मैंने कल जाके प्रिया को 500 रुपया नहीं दिया. कैन शी स्यू? डेफिनेटली शी कैन स्यू, बिकॉज हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट तीसरे को हो रहा है. तीसरा कौन बन गया? बेनिफिशियरी बन गया. इसके लिए वो क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है, अरे मेरे 500 रुपए, है ना? एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल. एक्नॉलेजमेंट का केस ऐसा होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो दो लोगों के बीच में है, बट कोई तीसरा आके ऐसा बिहेव करता है, एक्नॉलेज करता है एज इफ वो क्या करने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाला है, फुलफिल करने वाला है. तो वो कौन हो गया? स्ट्रेंजर हो गया. बट क्या उसके और इसके और कंट्री के बीच में बेनिफिट मिलने वाला है किसी को? दैट इज मुझे. सो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कैन स्यू. That is not joint contract, because joint contract lasts for series of transaction. Acknowledgement is the contract which lasts just for the transaction जहां पे उसने बोला है. Then that person is liable only for the particular transaction, not for the all. इसके लिए. In case of convert running with land, convert running with land मतलब जमीन के बारे में अगर कुछ लड़ाई है तो एक राम नाम का फार्मर है, राम नाम का फार्मर है, उसके पास 10 एकर्स ऑफ जमीन है, 10 एकर्स ऑफ लैंड है. इसको क्या करना है? इसने ये जमीन को शाम को सेल कर दिया. इसमें से आधी जमीन सेल कर दी, 5 एकर्स. दो लैंड है एडजेसेंट लैंड से 10 एकड़, 5-5 टुकड़ों में क्या कर दी? बांट के आधी वाली सेल कर दी शाम को. बट जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था उसमें एक कंडीशन डाली. क्या कंडीशन है? कि ये जो मैंने जमीन सेल की है, ये जमीन तो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के लिए यूज कर सकता है, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकता या कोई काइंड ऑफ पॉल्यूशन नहीं कर सकता है. द रीजन बिहाइंड दैट इज, इसके वजह से मेरी बची हुई जो दूसरी जमीन है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी. लैंड विल बी ऑफ नो यूज, इनफर्टाइल हो जाएगी. सो श्याम ने बोला ओके नो प्रॉब्लम. अभी ये जो बची हुई 5 एकड़ जमीन है, श्याम ने भी यहाँ पे फार्मिंग करना चालू कर दिया. आगे श्याम ने ये जमीन सेल कर दी को. श्याम ने ये जमीन सेल कर दी बाम को. ये जो कंडीशन राम ने लगाई थी कि तू ये जमीन पे कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जिससे एडजेसेंट लैंड खराब हो, पोल्यूशन हो, तो क्या ये बाम पे भी एप्लीकेबल रहेगी? यस. सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में हुआ? श्याम और श्याम और बाम. सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या राम स्ट्रेंजर था? हाँ. बट क्या वो बेनिफिशियरी था? यस. अगर कल जाके बाम ने इस पे फैक्ट्री खड़ी कर दी तो राम क्या स्यू कर सकता है? बीइंग स्ट्रेंजर बट बीइंग बेनिफिशियरी, राम डेफिनेटली कैन स्यू. बाम को करेगा ना. श्याम ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट. कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट. एजेंट किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है? प्रिंसिपल के. बट एजेंट ने कोई गड़बड़ी कर दी, हु विल बी लाइबल? ही इज द बेनिफिशियरी. एजेंट के अच्छे या बुरे काम का लाइबिलिटी प्रिंसिपल पे ही आएगा. सो प्रिंसिपल वुड ऑलवेज बी लाइबल. वैसे तो कैन देयर बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, देयर कैनॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट वी हैव सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर beneficiary will be stranger to a contract and beneficiary can
शिव, एक 5 मिनट, वी विल वाइंड अप द चैप्टर हियर। समझ रहा है क्या? नए नए बच्चे, जयेश समझ रहा है? पीछे अनुजा, फास्ट हो रहा है। एक काम करो, एक काम करो, घर पे जाके मैंने जो पढ़ा है रीड करो, थर्डली रीड करो। इनफैक्ट जो जो बच्चे ने ऑलरेडी लिख लिया है या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको तो रीडिंग ही काम है ना। जिनका राइटिंग बाकी है वो लिखो, बट जिनका सब कुछ हो गया है वो पूरा रीड करो। देखो कोई डाउट है क्या, या कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाया या कुछ नहीं समझा, सो कल हम उस पर फिर डिस्कस करेंगे। देन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, हमारे इनफोर्सिबिलिटी के जो 10 एलिमेंट्स थे क्या उसमें कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द एलिमेंट? हाँ, कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द एलिमेंट। अगर कंसिडरेशन हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, कंसिडरेशन ना हो तो कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बनेगा। सो एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, आई कैन से। मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, तो क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में घसीट सकते हैं अपन केस? नहीं। सो दैट विल बी वॉइड इन नेचर। ये क्या है? सेक्शन 25 है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वॉइड इन नेचर। बिना कंसिडरेशन के हमने अगर कोई एग्रीमेंट में एंटर किया है तो वो वॉइड बनेगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट भी कर लो तो भी वो वैलिड बन जाएंगे, तो भी वो वैलिड बन जाएंगे। नंबर 1, एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फिर आप बोलोगे हम सारे ही कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव और अफेक्शन से करेंगे, तो क्या सभी वैलिड बन जाएंगे? नो। उसके लिए 4 कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। व्हाट आर द कंडीशंस? ऑफ कोर्स इट शुड बी मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। Secondly, parties should stand in near relationship with each other. Near relationship होना चाहिए, fiduciary relationship होना चाहिए। Third, contract writing में रहना चाहिए और it should be registered under the law। अगर ये 4 कंडीशन फॉलो हो रही है और अपने कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से किया है और अपने कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन किया है तो ये वैलिड माना जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में की एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और आपने कॉन्ट्रैक्ट लव एंड अफेक्शन से किया है तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जैसे कि डॉटर इन लॉ को फादर इन लॉ ने क्या किया, एक नेकलेस गिफ्ट किया। डॉटर इन लॉ की वेडिंग में फादर इन लॉ ने एक नेकलेस गिफ्ट किया, बट वो नेकलेस था, इट वॉज वर्थ ₹20 लाख। वो राइटिंग में था, वो जो भी था नेकलेस, वो जो गिफ्ट है वो राइटिंग में था। सो क्या ये वैलिड माना जाएगा? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा, बट अगर ये इन राइटिंग ना हो तो इट वोंट बी कंसिडर एज वैलिड। लिख के देने का, यस, बॉन्ड पेपर पे। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विस का मतलब होता है हमने पीछे कभी अपनी इच्छा से किसी की हेल्प की हो तो। जैसे क्या है, ये जो अपना शर्विन है, इसका कोई दोस्त है दूसरे क्लास में, उसको पैसों की जरूरत थी, उसने क्या किया, उसको 5,000 रुपए दे दिए। 5,000 रुपए दे दिए और शर्विन ने ये समझ के दिए कि बाबा अभी ये पैसे तो आने वाले हैं नहीं, उसने उसकी मर्जी से दिए, वापस मांगने के इंटेंशन से नहीं दिए। कुछ सालों बाद वो जो उसका दोस्त है वो डॉक्टर बन गया, ये भी सीए बन गया, तो अभी उसने वो मिल गया इसको, बोले अरे वो जो तूने मेरी मदद की थी 5,000 रुपयों की, आई रियली वॉन्ट टू गिव यू बैक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो शर्विन क्या मना करेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। फ्री के उसको मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं जो कि उसने बैक डेट मान लिया था, तो दैट इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। हमने पास्ट में अपनी इच्छा से अगर किसी को कोई पैसा दिया है और अगर अभी जाकर वो वापस देना चाहे तो इट वुड बी कंसिडर एज कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अभी
वो शर्विन को पैसा देगा 5,000 रुपया अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, क्या शर्विन उसको फिर से कुछ वापस देगा क्या? नहीं। तो ये तो वन साइडेड कंसिडरेशन हुआ। कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम बोथ द पार्टीज। अगर वन साइडेड कंसिडरेशन भी है तो भी हम ये विदाउट कंसिडरेशन ही मानेंगे। सो यहाँ पे वन साइडेड कंसिडरेशन है, बट इसको वैलिड मानेंगे। वैलिड ओनली व्हेन सम कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सबसे पहले सर्विस कैसे देनी चाहिए? वॉलेंट्री, खुद की इच्छा से वॉलेंट्रीली उसने पहला पैसा देना चाहिए। दूसरा, सर्विस मस्ट हैव रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, जिसको पैसों की जरूरत है उसको खुद को ही पैसा देना चाहिए। प्रॉमिसर मतलब द पर्सन हु इज प्रॉमिस टू पे। देन द प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम, जब उसने पैसा दिया है तब प्रॉमिसर वो टाइम पे क्या होना चाहिए, वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। एंड द प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंशन टू कंपेंसेट टू प्रॉमिसी। उसके दोस्त ने क्या बोला, फ्यूचर में जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुझे वापस दे दूंगा। इसने तो बैड डेट समझ लिया था, बट क्या उसका इंटेंशन था टू कंपेंसेट 5,000? यस। तो ओनली इफ these four conditions are satisfied, then compensation for past voluntary services even without consideration would be considered as valid. हे तू साहिल ना, साहिल ना, साहिल गौरव के पास कोई नहीं बैठेगा, बहुत मस्ती करते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं, मैं 3 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ। और तुम ना शांति से बैठ रहे थे। गौरव एकदम अलग बैठेगा, साहिल एकदम अलग बैठेगा, नहीं तो गौरव तू आगे बैठेगा, साहिल तू इधर पीछे बैठेगा। और उधर कोई कच-कच करता हुआ दिख रहा है, मैं किसके लिए, मैं तुम लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। इनफैक्ट इन लोगों का हो चुका है, तुम लोगों ने 10 क्वेश्चन पूछने चाहिए, अच्छे से समझ के लेना चाहिए। फीस भरी है ना तुम लोगों ने, फिर वसूल करो उसको। माँ बाप के पैसे ऐसे थोड़ी फुकट, 10 क्वेश्चन पूछ के वसूल करो, अच्छे से पढ़ के वसूल करो। ऐसा समझो एक कंसेप्ट भी मिस हो गया तो तुम लोगों के मम्मी पापा के पैसे वेस्ट है। क्या फायदा फिर उन्होंने इतना पैसा दिया है? किसी ने खुद के पैसे से फीस भरी है क्या? नहीं ना, फिर उसकी कीमत करो। मेरे को क्या, मेरी टाइम से चली जाऊंगी, तुम लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करा के दो, बिकॉज तुम लोग इसमें प्रैक्टिस करके मेरे पास डाउट लेके आ सको, इसके लिए। बाकी लोगों का मैंने 4-4 5-5 बार कर दिया है कंप्लीट। तुम लोगों को भी बोनस का एडवांटेज मिले, इसके लिए पढ़ा रही हूँ ना बार बार। चलो यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कंसिडरेशन का रिवीजन भी करेंगे, फिर थोड़ा रिवीजन करके कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 3 टुमारो, ठीक है? अभी तक किसको कोई डाउट है? चलो